आपको बताते हैं, पुतिन जिनपिंग मिलेंगे तो वेस्ट के दिल कितने जलेंगे। तो इस बात को आप समझिए, तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग का यह मॉस्को दौरा है, यानी जिनपिंग जब राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार। अब इसके बाद अगले वीक मॉस्को जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और ये कब की बात है? अगले हफ्ते की बात है। अगले हफ्ते मुलाकात होने जा रही है। 10 साल में 40वीं बार प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे जिनपिंग। दोस्ती देखिए कितनी मजबूत है, 40 बार मिल चुके। यूक्रेन पर हमले से पहले भी इसी तरह दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी जब पुतिन गए थे चाइना में। अब फरवरी 2022 में दोनों देशों के बीच नो लिमिट्स पार्टनरशिप हुई। नो लिमिट्स यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जिनपिंग से मीटिंग के बाद ही पुतिन ने क्या किया? सीधे यूक्रेन पर अटैक कर दिया, धड़ाधड़ बम गिराने शुरू कर दिए, अलार्म बजने लगे। यह कब हुआ? जब जिनपिंग से मीटिंग हुई थी, पुतिन गए थे और उसके बाद ऐसा हुआ था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिवाज सर, जब पुतिन गए थे चाइना, लौट के आए तो बम गिरा दिए। अब जब खुद जिनपिंग आ रहे हैं मॉस्को में अगले हफ्ते, तो अब क्या उम्मीद लगाएं? अगले हफ्ते के बाद क्या देखने को मिलेगा? हाँ देखो हिमांशु, 2-3 बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि रूस अभी एक स्प्रिंग ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार से उसने अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है बेलारूस में भी और ईस्ट यूक्रेन में भी, और ऐसा लगता है अप्रैल के महीने में जब बर्फ एक प्रकार पिघल जाएगी, जमीन सख्त हो जाएगा, तो फिर 3 जगह से अटैक करेगा रूस। एक तो करेगा बेलारूस से, नॉर्थ से, एक ईस्ट से, ईस्ट यूक्रेन से, और साउथ से क्रीमिया और ब्लैक सी से। ऐसे में इसको मदद चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि अभी तक चीन ने हथियार नहीं दिए हैं डायरेक्टली रूस को, क्योंकि उसको डर है अगर वो हथियार देता है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है अमेरिका और यूरोपियन। उसका जो ट्रेड है $3 ट्रिलियन है, और उसकी जो और भी डायरेक्ट कंपनियां काम करनी है यूरोप और अमेरिका में नहीं कर पाएंगी, और हो सकता है इस सैंक्शन के कारण सप्लाई चेन पहले ही शिफ्ट कर रही है चीन से, तो प्रेशर पड़ेगा। मगर अब ऐसा भी सुनने में आया है कि रूस को हथियार चाहिए, और चीन ने शायद मन बना लिया है कि किसी तरीके से हथियार अगर डायरेक्टली नहीं दे सकता तो बेलारूस या नॉर्थ कोरिया के थ्रू दे। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या होगा। दूसरा, एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी आ रही है मानचू, कि ऐसा लगता है चीन अभी जो ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन और रूस की लड़ाई में। यह भी सुनने आया, चीन चाहता है मध्यस्थता करना यूक्रेन और रूस के बीच में, और वो जेलेंस्की से भी मिलना चाहता आने वाले समय में। क्या ये होगा या नहीं होगा, ये समय बताएगा, क्योंकि इसके अंदर जो नाटो और अमेरिका है वो कहता है कि जो चीन है वो कैसे एक प्रकार मीडिएटर बन सकता है। वो तो रूस के साथ खड़ा हुआ है, वो तो इंटरेस्टेड पार्टी है, उसने आज तक इस युद्ध को नकारा नहीं किया है, इन्वेटर नहीं बोला रूस को। तो ये दोनों बातें हैं, ये समय बताएगा कि क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, वो भी यहां पर बता देते हैं सिवाज सर। और वो बड़ी खबर क्या है? वो बड़ी खबर अब हम यहां पर बताते हैं, और ये बड़ी खबर ये है कि रूस यूक्रेन जंग में शांति दूत बनेगा चीन। ये शांति दूत, ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे जिनपिंग, ऐसी खबर आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात की जाएगी। मॉस्को दौरे पर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे, यानी अगले हफ्ते जब शी जिनपिंग पहुंचेंगे मॉस्को, तो पुतिन से तो वो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे। हालांकि कई लोग इस खबर को सुनने के बाद थोड़ा सा अचरज में पड़ सकते हैं कि शांति दूत और चीन, जो कि हमेशा से आग में घी डालने का काम करता आया है, तो ऐसी खबर भी आ रही है कि दोनों तरफ से बातचीत यहां पर की जाएगी, कि जिनपिंग से भी बात यहां पर पुतिन से भी बात होगी, और इसके साथ ही साथ ज़ेलेंस्की से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। अब क्या बातचीत करेंगे ये स्पष्ट होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और वो हम आपको बताएंगे भी, ये हम आपको बताएंगे भी। लेकिन इन सब के बीच जिनपिंग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ना यूक्रेन, ना यूरोप, ना ही अमेरिका जिनपिंग की शांति प्रस्ताव पर भरोसा कर पा रहा है। ऐसा क्यों, ये हम आपको बताते हैं। तो इसके पीछे की बात है, जिनपिंग की मंशा पर शक यहां पर हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में हमेशा रूस के साथ चीन दिखा है, चीन ने कभी रूस के हमले का विरोध नहीं किया है। इसके अलावा रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध का चीन ने हमेशा विरोध किया कि रूस पर प्रतिबंध मत लगाइए। आगे सुनिए, यूनाइटेड नेशन में भी चीन ने पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ वोट किया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, पुतिन पर आप कोई प्रतिबंध मत लगाइए। यह हमेशा किया है जिनपिंग ने। इसके अलावा रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहा है चीन।
रूस के ऊपर तो इतने सैंक्शंस लगे हैं, बाकी कोई खरीद नहीं रहा, तो चीन इस वक्त खरीद रहा है। तो चीन मजबूती के साथ खड़ा है। इसके अलावा क्या है, रूस को चाइनीज वेपन सप्लाई की भी खबरें आई हैं। ये खुफिया एजेंसियां बताती आई हैं कि हथियार सप्लाई करेंगे रूस को, चाइनीज वेपन सप्लाई की भी पूरी खबर आ रही है। लेकिन अब आप इस बात को भी समझिए कि आखिर शी जिनपिंग जब मॉस्को जाएंगे, यानी जब रूस जाएंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? युद्ध भड़का तो क्या होगा? युद्ध यूरोप तक पहुंच सकता है, यह भी बात यहां पर सामने आ रही है। अब इसको प्रॉपर समझिए आप। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिनपिंग के दौरे से क्या होगा, युद्ध भड़का तो युद्ध यूरोप तक पहुंच सकता है, समझौता हुआ तो यूक्रेन वेस्ट के पाले से बाहर हो जाएगा। एक और पॉइंट है इसमें, क्या है, विश्व युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी अगर युद्ध भड़का तो इनके जाने के बाद। समझौता हुआ, अगर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे तो अमेरिका का दबदबा यहां पर कम होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी अगर युद्ध भड़का तो इनकी मुलाकात के बाद। अगर समझौता हुआ तो रूस का वर्चस्व दुनिया में बढ़ जाएगा। हालांकि इसके चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन संभावनाएं हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर बम भी चल सकता है अगर युद्ध भड़का तो, क्योंकि सब लोग न्यूक्लियर समृद्ध हैं और चीन का कद ज्यादा बढ़ जाएगा। यह भी बात यहां पर की जा रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और सवाल सर जुड़े हुए हमारे साथ। युद्ध भड़का तो क्या होगा, समझौता हुआ तो क्या होगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि चीन यहां पर शांति दूत की भूमिका निभा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो हिमांशु, सच्चाई यह है कि ये लड़ाई बहुत भयानक रूप ले रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अब ये लड़ाई ऐसा है कि रूस एक स्प्रिंग ऑफेंसिव करेगा और उसके बाद हो सकता है कि ये लड़ाई में न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल हो जाए या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की जाए। तो ऐसे में अगर चीन बदक्षता करता है और यूक्रेन भी मानता है, क्योंकि रूस को भी ये लग रहा है कि उसको जीत पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाखमुट में भी जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त जारी है और यूक्रेन लड़ रहा है। तो ऐसे में रूस को भी कोई ना कोई वे आउट चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ देते हैं फॉर्मूला जो यूक्रेन भी और रूस भी मान जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, मगर इसके चांसेस कम है। मैं हिमांशु मानता हूं, क्योंकि ये लड़ाई ऐसे मोड़ पे है कि इतना आसान नहीं होगा, मगर ये एक पीस लेकर जा रहे हैं। अगर आप देखें आज मिडिल ईस्ट के अंदर चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच के अंदर डिप्लोमेट रिलेशन को दोबारा स्टार्ट करा दिया है, कहीं ना कहीं नजदीक लाने की कोशिश की है। तो ऐसा हो सकता है शी जिनपिंग ट्राई करें, और जो आपने एनालिसिस किया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता है तो चीन का दबदबा बहुत बढ़ेगा और रूस को भी एक प्रकार से फेस सेविंग है, क्योंकि रूस को मालूम है कि इतना आसान नहीं है यूक्रेन में जीतना। और यह भी सुनने में आया है कि कहीं यूक्रेन और नाटो अब क्रीमिया की बात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अगर क्रीमिया की बात होती है, वो तो एक दुखती हुई नब्ज है रूस की, और उसको वो छोड़ नहीं सकता, वो रेड लाइन है। तो अगर क्रीमिया पे कोई हमला होता है तो फिर ये वार जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात यहां पर की जा रही है, तो इसमें एक पॉइंट यहां पर ऐड करना चाहेंगे। सिवात सर, आप हमारे साथ बने रहे। थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है तो एक पॉइंट यहां पर ऐड करना चाहेंगे, इस पर हम बात भी करेंगे कि आमतौर पर वैसे तो यहां पर देखा गया है, वैसे तो यहां पर साफ दिख रहा है कि चीन रूस के साथ ही खड़ा है और दूसरी तरफ अमेरिका नेटो देश है। अगर युद्ध भड़का तो क्या होगा? नेटो एक तरफ, रूस चीन दूसरी तरफ। ऐसे में किसमें कितना दम है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। यहां पर हम आपको बता रहे हैं नेटो वर्सेस रूस चीन हुआ तो फिर क्या होगा। यहां पर नेटो के पास 6095 परमाणु हथियार है, तो रूस प्लस चीन, यानी रूस के पास 6255 और चीन के पास 350। अब इनको मिला लीजिए तो कितना हुआ? रूस और चीन का यहां पर ज्यादा हो जाता है। नेटो के पास 20,718 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो यहां पर रूस और चीन के पास कितने हैं? रूस के पास 4,118 और चीन के पास 3,284, यानी यहां पर नेटो बहुत आगे। इसके अलावा अटैकिंग हेलीकॉप्टर की बात करें तो 1,335 नेटो के पास है और रूस के पास 537 प्लस 281 चीन के मिला लो, तब भी यहां पर कौन? नेटो ज्यादा है। इसके अलावा टैंक्स की बात करें तो 14,672 नेटो, बहुत सारे देश हैं, और यहां पर 12,566 प्लस 4,000, तो यहां पर तकरीबन बराबर मामला। अब MLRS आर्टिलरी की बात करते हैं तो नेटो के पास 10,000 से ज्यादा, तकरीबन 11,000, तो यहां पर रूस और चीन के पास दोनों मिला के नेटो से ज्यादा हो जाते हैं, यानी तकरीबन 15,000 के करीब ये पहुंच जाता है आंकड़ा। सबमरीन की बात करें तो 149 नेटो के पास, और यहां रूस और चीन को मिला लीजिए तो लगभग उतना ही बैठता है, ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक सबमरीन का अंतर है। यहां पर नेवल फ्लीट स्ट्रेंथ की बात करें तो 2030 से नेटो के पास है, लेकिन यहां रूस और चीन की मिला लें तो 598 प्लस 50, यानी चीन के पास 50, बहुत पीछे है यहां पर।
लेकिन इन चीजों को युद्ध में अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब आईसीबीएम की बात करें, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो यहां पर नेटो अननोन, पता नहीं। रूस चीन के पास कितनी है, यहां पर आप देख रहे हैं 491 रूस के पास, 1100 चीन के पास है। समय समय पर इसका इस्तेमाल भी करते रहे, परीक्षण करते रहे, इस पर हम बात करेंगे। एक शिवाजी मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवाजी सर, अब तो कंपैरिजन भी हमने यहां पर बता दिया है, हालांकि जब युद्ध होता है तो परिस्थिति अलग होती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़े? देखो, सच्चाई है हिमांशु, अगर चीन खुल के रूस के साथ आ गया तो फिर ये लड़ाई जो है बहुत भयानक रूप ले सकती है, क्योंकि ये सच्चाई है कि हथियार बहुत ज्यादा दोनों के पास टक्कर की एक प्रकार बराबर की टक्कर है। और फिर तो खुलकर सामने आएंगे। हाँ, अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होते हैं, मुझे लगता नहीं होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार अगर यूज होते हैं तो फिर पूरे वर्ल्ड का अंत हो जाएगा, क्योंकि एक के पास 6000 से ज्यादा है, एक के पास 5500 है। तो ये लड़ाई अगर न्यूक्लियर जाती है तो बहुत ही ज्यादा भयानक इसके परिणाम होंगे। मगर ये सच्चाई है, रूस और चीन अगर मिल जाते हैं तो ये एक बहुत ही सॉलिड फाइट देंगे। अभी भी मैं कहता हूं कि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन नहीं चाहेगा कि खुल के रूस के साथ आए। वो आने वाले टाइम में सुपर पावर बनना चाहता है। अगर वो ऐसे आ गया तो उसको बहुत इकोनॉमिक नुकसान होगा। आप ये समझे, आज मिलिट्री नहीं, इकोनॉमी की देख रहा है चीन। आज चीन का जो है एक प्रकार वैसे ही प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन वहां से शिफ्ट हो रही है, उसके बाद उसका जो ट्रेड मैक्सिमम यूरोप और नेटो से है। अगर वो ऐसी लड़ाई होगी तो उसको इकोनॉमी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, और उसका जो ख्वाब है कि सुपर पावर बनने का, वो नहीं होगा। मगर ये सच्चाई है, अगर चीन खुल के आता है रूस के साथ तो ये एक लड़ाई बहुत भयानक रूप लेगी और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ पक्का जाएगी। और इसका क्या अंत होगा फिर तो कहना बड़ा मुश्किल है हिमांशु। तो ठीक है, लेकिन हम ये भी तो मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में चीन वेट एंड वॉच की भूमिका में है, कि वो ये चाहता है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, लेकिन कैसे बनेगा? जो अमेरिका यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है कि दूसरों को उकसाओ, दूसरों को हथियार पहुंचाओ, और खुद वो बोलते हैं ना कि वो आग में हाथ सेको, तो ऐसा यहां पर चीन करेगा शायद। हाँ, ऐसा कर सकता है, ये बात आपकी ठीक है हिमांशु, कि बिना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के रूस को हथियार दे, और रूस को ऐसे हथियार दे जिसको डिनाइल कर सकता है। वो ये बता सकता है कि मैंने हथियार नहीं दिए, या तो बेलारूस के थ्रू या नॉर्थ कोरिया के थ्रू, ये तो मदद देगा। और ये लगता है क्योंकि अभी रूस को हथियार चाहिए, रूस को कोई खास हथियार नहीं मिल रहे। एक तो ईरान से मिल रहे हैं जो कि एक शाही ड्रोन, और नॉर्थ कोरिया से मिल रहे हैं कुछ अम्यूनिशन, कुछ वेपन। चीन अभी तक खुल के नहीं आया है, मगर ये दे सकता है, हथियार दे सकता है। हथियारों की बहुत जरूरत है रूस को। तो ये सच्चाई है, बिना आगे आए वो रूस की मदद करे, ये होना बहुत आसान है। मतलब ज्यादातर जो देश गेम खेलते हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन हाँ कट जितना भी है सारे मोहरे हम ही चले, ऐसा ही यहाँ पर चीन भी चाहता है। आप हमारे साथ बने रहे, एक और बड़ी खबर की यहाँ पर बात करते हो। बड़ी खबर क्या है, वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूक्रेन वॉर जोन से एक और विध्वंसक तस्वीर आई है, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। रूस का मल्टीपल लॉन्चर से रॉकेट अटैक हुआ है, और यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस पर रूस ने ये जोरदार अटैक किया। देखिए, ऐसे मिसाइलें यहां पर लोड की जाती हैं, और उसके बाद यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस पर एक के बाद एक कई बार अब सोचिए, इतनी जोरदार बर्फबारी में भी युद्ध किस स्तर पर चल रहा है, और बंकरों को ढूंढ ढूंढ के निशाना बनाया जा रहा है। और जहां पर ये विस्फोट हो रहा है वहां पर देखिए, और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के एक और टैंक को उड़ा दिया। रूस के एडवांस बैटल टैंक उड़ाया, तो यहां पर यूक्रेन पीछे नहीं है, बोलते आप मिसाइल दागिए हम आपके टैंक उड़ाएंगे। और ये देखिए, ये रूस का एडवांस बैटल टैंक यानी आधुनिक, उसको कैसे ध्वस्त किया। और उसके बाद ये यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो बंकर में बैठे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन यहां पर दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, यहां पर इसी तरह का युद्ध चल रहा है, आमने सामने की लड़ाई चल रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिवाच हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए, ये तस्वीरें तो आती रहती है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर किसी को खुशी होती है, कोई विक्ट्री का साइन दिखाता है, तो किसी को हार नसीब होती है। लेकिन जब हम लगातार चीन की बात कर रहे हैं तो सिवाच सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब वो जाएंगे तो आग बुझाएंगे,
या फिर आग में घी डालने का काम करेंगे? एक्सपर्ट कमेंट। मुझे लगता है हिमांशु बहुत सोच समझ के चलेंगे, क्योंकि चीन जो है वो अपना फायदा देखेगा, वो रूस का नहीं। और ये सच्चाई है कि अगर उसको लगा कि वो एक चैंपियन बन सकता है, कोई बातचीत हो सकती है, तो ट्राई करेगा। मगर ये भी सच्चाई है कि अगर उसने हेल्प करनी है रूस की, तो वो देगा, बिल्कुल चुपके से, खुल के आगे नहीं आएगा। क्योंकि अब शी जिनपिंग एक प्रकार से ओवरऑल लीडर बनना चाहते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड में कि अमेरिका शांति नहीं चाहता, और ये चीन है जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो रूस और यूक्रेन के समझौता करा सकता है। जिस प्रकार से आज मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में दबदबा बनाता जा रहा चीन, जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान को साथ लेके आया, और आज जो दबदबा अमेरिका का था वो चीन की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़े चालाकी से शी जिनपिंग इसको एक प्रकार से कार्रवाई करेंगे। अगर उसको हेल्प भी करनी है रूस की, तो वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। ये वेट एंड वॉच का देखना पड़ेगा कि क्या इसका नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की इनकी बात को मानेंगे क्या? ज़ेलेंस्की जिनपिंग की बात को मानेंगे? क्योंकि शी जिनपिंग का एक तरफा झुकाव रहा है रूस के लिए, पुतिन के लिए। हाँ, ये बात ठीक है कि आज तक उनका झुकाव जो था वो कंप्लीटली रूस की तरफ था। मगर सच्चाई है ज़ेलेंस्की भी फंसे हुए हैं, कि ज़ेलेंस्की को भी मालूम है कि बहुत ज्यादा देर लड़ नहीं पाएंगे। ये जीतना रूस से बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी उन्होंने अपना ईस्टर्न यूक्रेन गुमा रखा है, जो डॉनबस का, जापोरिजिया, खारासोन। तो ये भी सच्चाई है, ज़ेलेंस्की को भी ये देखना पड़ेगा कि कितनी देर तक वो लड़ सकते हैं। ये लड़ाई कभी तो बंद होनी है, तो ऐसे में किसी ने तो पहल लेनी है। तो चीन एक आगे बढ़ के आया, वो देखना पड़ेगा कि होता क्या है। आपने ठीक बोला, अगर जो शी जिनपिंग कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो ज़ेलेंस्की को लगता है वो पुतिन के बारे में फेवर है या रूस के फेवर है, तो फिर ये बातचीत नहीं कुछ हो पाएगी। मगर मुझे लगता है कि चीन एक ब्रोकर का काम कर जैसे बड़े बड़े देश वेट एंड वॉच की भूमिका में है, तो हम भी उसी भूमिका में होते हैं, वेट एंड वॉच। एक बार मॉस्को जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि होता क्या।